पीएम मोदी ने ओपनली इलेक्शन कमीशन के रूल्स को वायलेट किया और इलेक्शन कमीशन कुछ न कर सका। नॉट बिलीविंग, सी दिस। हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। ये भाजपा है जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है। जब करतारपुर साहब कॉरिडोर के बने लाखों श्रद्धालु आज करतारपुर साहब जाकर के मत्था टेक करके हमें आशीर्वाद लेके आते हैं। इस वीडियो में पीएम मोदी ने पब्लिक से रिलीजियस मुद्दों के बेसिस पे वोट देने को कहा, जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रूल्स का वायलेशन है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इलेक्शन में कास्ट, रिलीजन या कम्युनिटी के बेसिस पे वोट नहीं मांग सकता। ये तो कुछ भी नहीं, इस वीडियो को देखिए। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? इस वीडियो में पीएम मोदी ने रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स करने की कोशिश की है। उन्होंने इंडियंस को रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करने की कोशिश की है। इस वीडियो में उन्होंने मुस्लिम सिटीजन्स के लिए घुसपैठिए, अर्बन नक्सल्स जैसे हेट वर्ड्स का यूज किया है। उन्होंने इंडिया की सेकुलरिटी को क्वेश्चन किया है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडिया के पीएम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब पीएम खुद रिलीजियस हेट स्पीच फैलाते हैं तो ये इंडिया की डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सेकुलरिटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन को क्वेश्चन करता है। ये वर्ल्ड में इंडिया की रेपुटेशन को गिराता है। एंड हुआ भी कुछ ऐसा ही। वेस्टर्न मीडिया जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, CNN ने भी इस न्यूज को कवर किया। नाउ इलेक्शन कमीशन का इस सब पे क्या रिस्पॉन्स रहता है, लेट्स सी। पीएम मोदी के इस हेट स्पीच पर मोर देन 17,000 सिटीजन्स नाराज थे। इसलिए उन सभी लोगों एंड कुछ ऑपोजिशन पार्टीज ने मिलकर इलेक्शन कमीशन से इसके बारे में कंप्लेन की कि वे पीएम मोदी के अगेंस्ट कोई एक्शन ले। बट इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने रिस्पॉन्स में कहा कि वे पीएम मोदी के इस स्पीच के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहते। दे बिकेम साइलेंट। ऐसा हो भी क्यों ना, जब इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स को मेजॉरिटी में रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी सिलेक्ट करती है। मार्च 2023 में एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने ऑर्डर दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए 3 लोगों की कमेटी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिससे किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी ना हो सिलेक्शन प्रोसेस में। बट दिसंबर 2023 में बीजेपी एक नया लॉ लेकर आई और कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस नहीं होंगे, बल्कि हमारे ही पार्टी के यूनियन मिनिस्टर होंगे। इस नए लॉ का मेन की इशू ये है कि इससे इलेक्शन कमिश्नर्स को सिलेक्ट करने में रूलिंग गवर्नमेंट की मोनोपोली हो सकती है। इस नए लॉ के हिसाब से 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया जाता है। क्या इन ऑफिसर से ये एक्सपेक्टेड है कि ये फेयर तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे? ये तो टाइम ही बताएगा। ईडी एंड सीबीआई देश की 2 सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज। ईडी जिसका काम मेनली मनी लॉन्ड्रिंग यानी टैक्स की चोरी जैसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है, वहीं सीबीआई जिसका काम करप्शन, फ्रॉड्स जैसे केसेस को इन्वेस्टिगेट करना है। लेट्स सी कि कैसे ये दोनों आज के टाइम रूलिंग गवर्नमेंट के पपेट्स बन के रह गए हैं। पिछले साल 14 अपोजिशन पार्टीज ने कंप्लेन की थी सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ कि गवर्नमेंट कैसे ईडी एंड सीबीआई को अपने फायदे के लिए यूज कर रही है। उन्होंने कहा कि 3000 से अधिक रेड्स करी थी इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स पर। 2014 के हिसाब से देखें तो 4 टाइम्स का जंप देखने को मिला ईडी के केसेज में जो पॉलिटिशियंस के ऊपर चल रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी न्यूज है, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, वो देश से करप्शन को खत्म करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम बिगिंस हियर। इन 3000 से अधिक रेड्स में 95% केसेज ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ थी। बट ट्विस्ट यहाँ से शुरू होता है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विथ बीजेपी वॉशिंग मशीन। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन।
क्या आप पर ईडी सीबीआई कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। ये बीजेपी का वॉशिंग मशीन काफी सिंपल है। अगर कोई भी पॉलिटिशियन करप्ट है और उसके खिलाफ ईडी या सीबीआई के रेड्स चल रहे हैं और जैसे ही वह पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन करता है, उसके ऊपर चल रहे ईडी एंड सीबीआई के सारे केसेज बंद हो जाते हैं। उसके सारे करप्शन स्कैम्स भुला दिए जाते हैं। कुछ ईडी के केसेज में तो ऐसा तक देखने को मिला है कि जब कोई करप्ट पॉलिटिशियन बीजेपी को ज्वाइन करता है तो उसके खिलाफ चल रहे ईडी के सारे केसेज को ये कहकर बंद कर दिया जाता है कि ईडी ने उस पॉलिटिशियन के फाइल खो दिए। बीजेपी वॉशिंग मशीन के केसेज की लिस्ट काफी लंबी है। उनमें से कुछ केसेज ये रहे। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ईडी के पास आज के टाइम सबसे ज्यादा पावर पीएमएलए के कारण है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। स्पेसिफिकली इस एक्ट में 2018 में बीजेपी के द्वारा किया गया अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में गवर्नमेंट ने बेल की कंडीशंस को बदल दी, बेल लेने को और मुश्किल बना दिया। बाकी लॉज में होता है कि आप निर्दोष हैं जब तक कि आप दोषी प्रूवन नहीं किए जाते, बट पीएमएलए में इसका अपोजिट होता है। आप दोषी हैं जब तक कि आप खुद को निर्दोष नहीं प्रूव कर देते। ये एक्ट इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसमें बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब ईडी बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के सिर्फ सस्पिशन या एलिगेशन के बेसिस पे किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। उस अरेस्टेड पर्सन को ये प्रूव करना होगा कि वो इनोसेंट है। कोई सेंस है इस बात की? सीबीआई के साथ भी ऐसी ही प्रॉब्लम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने इसको एक नोटिफिकेशन पे बनाया था। अगर सीबीआई को किसी एमपी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसे लोकसभा के स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। अगर किसी एमएलए के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है तो स्टेट असेंबली के स्पीकर से परमिशन लेनी होगी। अगर मिनिस्टर्स पे केस करना है तो राज्यपाल से परमिशन लेनी होगी। बोथ आर पपेट्स ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट। पावर का मिसयूज आज से ही नहीं बल्कि इंडिया की हिस्ट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने पावर का मिसयूज किया था। बट हमें डेमोक्रेसी के प्रॉब्लम्स को पास्ट के रेफरेंस से ना देखकर इन्हें प्रेजेंट में इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप को मेजर करने के लिए एक स्केल होता है। अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर बहुत अच्छी चल रही है देश में डेमोक्रेसी तो फुली फंक्शनल लिबरल डेमोक्रेसी, उसके बाद है वर्किंग डेमोक्रेसी, खराब है डेमोक्रेसी तो फ्लॉड डेमोक्रेसी, उसके बाद डेफिशिएंट डेमोक्रेसी, उसके बाद इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, फिर हाइब्रिड रेजिम और आखिर में अथॉरिटेरियन रेजिम जो एक्चुअल डिक्टेटरशिप। रिसेंटली डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज की गई है स्वीडन के VDN इंस्टीट्यूट के द्वारा। और पता है इंडिया को इसने कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। मतलब इंडिया में इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन फ्री एंड फेयर नहीं होते। सूरत की लोकसभा सीट पर क्या हुआ? कांग्रेस के कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और वहां बाकी 8 कैंडिडेट्स ने किसी ना किसी बहाने से विड्रॉ कर लिया, यानी कि इलेक्शन होने से पहले ही बीजेपी ने ये सीट जीत ली। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ हुआ। बीजेपी ने 10 सीटें ऑलरेडी जीत ली वहां पर इलेक्शन होने से पहले ही। और इस खबर को देखो, जहां पर दिल्ली में वो चुनाव हारने वाले थे उन्होंने इलेक्शन ही नहीं होने दी एमसीडी की। इससे पहले चंडीगढ़ की इलेक्शन में सीधा सीधा फ्रॉड करने की कोशिश करी गई थी बीजेपी को जिताने के लिए। In this election, instead of voting for religion or caste, vote for education, vote for jobs, vote for farmers, #vote for democracy.